ओके, लेट्स स्टार्ट विथ योर पहले तो टेस्ट सीरीज का शेड्यूल. ओके, योर टेस्ट शेड्यूल इज स्टार्टिंग फ्रॉम 21st ऑफ फेब 2024. और पहला पेपर रहेगा. तुम्हारे 3 राउंड्स रहेंगे. पहला राउंड 70% का रहेगा, सेकेंड राउंड 100 एंड फिर 100. तो बेसिकली 3 राउंड्स रहेंगे. टेस्ट सीरीज बनाते समय ये ध्यान रखा गया है कि थ्योरी सब्जेक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. जैसे ऑडिट 35-35, लॉ 35-35. तो तुमको और इनकम टैक्स एंड जीएसटी को भी टुकड़े किए गए. ऐसा नहीं कि सभी सब्जेक्ट 70% एट पार हुए हैं. प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जिसको तुम सह सकते हो 5-6 दिन, तो एवरी सब्जेक्ट विल गेट 6 days टू कवर योर 70% ऑफ योर सिलेबस. तो 6 दिन पूरा रहेगा, वो पूरा सब्जेक्ट पढ़ सकते हो. तो तुमको उसके अंदर जो रहता है कि किसी का बैकलॉग है, किसी को मॉड्यूल कंप्लीट करना है, किसी को नोट्स कंप्लीट करना है, आरटीपी एमटीपी एवरीथिंग विल बी एज पर प्लान्ड. तो तुमको 6 दिन पूरी फ्रीडम मिलेगी, उस हिसाब से तुम पढ़ सकते हो. तो जैसे ऑडिट है, इसको भी 6 दिन मिले हैं, पर ऑडिट का 6 दिन एक साथ पढ़ना नॉट पॉसिबल, तो उसको 3-3 दिन के गैप में पढ़ाया है. ये पढ़ते समय टेस्ट सीरीज के अंदर बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा गया है कि पहला सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है तो दूसरा थियरी है. और ये भी ध्यान रखा गया है कि एक फर्स्ट ग्रुप एक सेकंड ग्रुप रहेगा. इसका एक रीजन है कि तुम लोग जब प्रिपरेशन करते जा रहे हो, अगर कोई एक ग्रुप दे रहा है या कोई बोथ ग्रुप दे रहा है, तो सब स्टूडेंट का एक ही यूनिवर्सल फॉर्मेट रहेगा. सो सिंपल है, अगर कोई एक ग्रुप देगा तो उसको उतना ही पार्ट पढ़ने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम मिलेगा. अगर कोई बोथ ग्रुप दे रहा है तो उसको ऑप्शन ही नहीं है स्टार्टिंग से सोचने के लिए कि एक ग्रुप या बोथ ग्रुप. सिंपल है, तुमको डिसीजन आज ही लेना है. सो अभी ये सब देखते समय देखो शेड्यूल किस तरीके से. पहले अकाउंट्स को 6 दिन मिलेंगे, फिर तुमको 3 दिन ऑडिट के लिए मिलेंगे जिसमें 35% रहेगा. सिलेबस आज नहीं तो कल तक तुमको पोस्ट हो जाएगा, जिसके हिसाब से तुमको प्लान अप करना है. इनकम टैक्स को 70% ऑफ इनकम टैक्स पढ़ने के लिए 4 दिन, फिर ऑडिट का 35% पढ़ने के लिए 3 दिन, फिर जीएसटी का 70% पढ़ने के लिए तुमको 4 दिन. एफएम एंड एसएम दोनों मिल के कंसिडर किया जाएगा 70% में, उसको 6 दिन मिलेंगे. फिर लॉ को 3 दिन जिसमें 35% रहेगा, कॉस्टिंग को 6 दिन, फिर लॉ. तो बेसिकली इफ यू गो कि फर्स्ट राउंड तुम्हारा फर्स्ट रीडिंग है जो 24 मार्च को कंप्लीट रहेगा. 70% ऑफ योर ऑल सब्जेक्ट विल बी कवर्ड बाय 24th ऑफ मार्च. उसके बाद हर 4 दिन के बाद रहेगा 100% का टेस्ट, जिसके अंदर तुम्हारा 70% ऑलरेडी कवर्ड है, और 1 या 1.5 दिन में तुम 30% कवर कर सकते हो और बाकी रिवीजन के लिए टाइम दे सकते हो. तो 4 दिन में तुम्हारा हर एक पेपर होगा, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप. और इसमें भी ध्यान रखा गया है कि प्रैक्टिकल एंड थियरी तुमको स्विच मिलेगा. और उसके बाद तुमको 2-2 दिन के गैप के बाद लास्ट राउंड मिलेगा जो भी 100% का रहेगा. और इसके बाद लोग 6 दिन को 4 दिन में कॉम्प्रेस कर सकते हो, 4 को 2 दिन में कर सकते हो, और 2 दिन को इसके बाद तुमको एग्जाम को जाना है जिसमें 1 दिन में कॉम्प्रेस करना है. तो इट मीज फॉलोइंग योर फनल अप्रोच. फनल अप्रोच के अंदर स्टार्टिंग में थोड़ा ज्यादा होता है, फिर कम होता है, फिर कम होता है, एंड इट इज बाय नेचर यू कैन डू इट. और ये चीज ध्यान में रखना है कि पर्टिकुलर पार्ट के टाइम पे अगर कोई ये बोल के आता है कि सर हमारा क्या बोलते हैं ये पढ़ाई नहीं हुआ इसलिए मैं टेस्ट सीरीज नहीं दे रहा हूँ या पर्टिकुलर पेपर नहीं दे रहा हूँ, लिख के लो, बॉन्ड पेपर पे लिख के लो. इफ यू आर गोना टू absent on a single or a whole test series, you are already into that category जो फेल होने के इसमें चले जा रहा है. ठीक है. सो टेस्ट सीरीज देखो टाइम उतना है, तुम कितना भी दिमाग लगाओ, तुम्हारा पर्सनल कितना दिमाग लगा सकते लगाओ, एक सब्जेक्ट को मोटा मोटी इतना ही टाइम मिलने वाला है, इससे कम ना ज्यादा नहीं कर सकते तुम. सिंपल है, यू कैन नॉट प्रोड्यूस द टाइम. मैंने जैसे ही बोला इसके पहले भी, एक टेस्ट सीरीज का शेड्यूल बनाने के पहले 3-4 दिमाग लगते. तुमको मजाक लग रहा तो ये बताने के लिए मैं इधर लेके भी आया कि ये फर्स्ट टाइप, ये सेकेंड, ये थर्ड, 3 टेस्ट सीरीज के शेड्यूल बनने के बाद ये चौथा फाइनल हुआ है. तो सब चीजों के प्रोज एंड कॉन्स सब चीजें डिस्कस होने के बाद वो चीज बनती है. तो इससे तो ज्यादा दिमाग तुम नहीं लगाएंगे ना, तो क्यों दिमाग खराब कर रहे हो. दूसरी चीज, अभी अपने ऑल इंडिया रैंक 43 सीए फाइनलिस्ट को बुलाए, उन्होंने क्या बोले थे, खुद का कोई पढ़ाई का प्लान मत बनाओ, सिंपली फॉलो द टेस्ट सीरीज.
टेस्ट सीरीज को फॉलो करेंगे, ऑटोमेटिक तुम्हारा काम हो जाएगा। तुमको क्यों सुएसा उसको, मैं एक ही चीज बोलता हूं, तुम है ना जितना पर्सनलाइजेशन करने में जाएंगे मे भी अच्छा भी रहेगा, बट प्रॉब्लम ये याद रखो कि तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, और मेरे को नहीं लगता कि तुमको इसकी इच्छा है कि इसमें गलत हो गया तो ठीक है नेक्स्ट टाइम में मैं सुधार लूंगा। ऐसा तो करना नहीं है, तो क्यों रिस्क ले रहे हो? व्हेन एक्सपीरियंस्ड तुमको ये सब चीजें मिल रही है, सो फॉलो दैट। प्रैक्टिकल थियरी, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन, सब चीजें मिल रही है। तुमको फनल अप्रोच भी मिल रहा है, जिसके थ्रू हल्लू 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 करके तुमको कंप्रेस करने का मौका मिल रहा है। सो स्ट्रिक्टली फॉलो दिस शेड्यूल, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। किसी का भी कुछ भी अमेंडमेंट, कुछ भी सुनने नहीं वाला हूं मैं, इस माइंडसेट से चाहे। सो तुमको ये माइंडसेट करके चलना है। ओके, दूसरी चीज, अब अभी बहुत सारे बच्चों के ये आता है, सेशन को 2 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूं मैं। पहले पूरे प्लानिंग के तुम्हारे क्वेश्चन सेटिस्फाई करूंगा, एट द एंड मोटिवेट करके घर पे भेज दूंगा। सो बेसिकली प्लानिंग के अंदर तुमको ये शेड्यूल मिल गया। तो अगर किसी का पहला क्वेश्चन है कि सर कैसे पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, वेस्ट ऑफ टाइम, इतना टाइम एक सब्जेक्ट को देना है। सर मेरा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट अच्छे से कवर हो चुका है, फिर थिंक फॉर 90, थिंक फॉर 80, थिंक फॉर 95 प्लस। तुमको इस जुनून के साथ पढ़ाई करनी है। अगर एक्स्ट्रा टाइम मिला है एंड इफ यू थिंक एक पर्टिकुलर शेड्यूल के अंदर एक आधा सब्जेक्ट तुम्हारा बैकलॉग है, एक आधे सब्जेक्ट को तुमको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है, तो वो पहला दिन, जैसा फॉर एग्जांपल ऑडिट 24 तारीख को हो गया, नेक्स्ट इज इनकम टैक्स 28 तारीख। तुमको लग रहा है इनकम टैक्स मेरा पढ़ के हो गया, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, बट अगर लग रहा है तो 24 तारीख को जब एग्जाम हो जाएगी उस वाला दिन तुम किसी और सब्जेक्ट को दे सकते हो। तो दिस इज द केस। मेरे को नहीं लगता किसी के ऊपर भी ये केस आएगा। स्टिल हाइपोथेटिकल सिचुएशन, किसी को लग रहा है कि ये गैप ज्यादा है और मेरे को किसी और सब्जेक्ट को ज्यादा देने का है, तो फिर वो फर्स्ट डे दो, तो बाकी चलेंगे। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन आंसर्ड इज, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, टेस्ट सीरीज के हिसाब से देना है। और हम तुमको खुला कब करेंगे, 29 ऑफ अप्रैल। तुम्हारा फर्स्ट पेपर है 3 ऑफ मई। तो बेसिकली तुम्हारे पास 30 एक दिन है, 1 2 3 दिन मिलेंगे, तुम पहला पेपर को प्रिपरेशन को दे सकते हो। ज्यादा से ज्यादा अगर तुमको कुछ पढ़ने की इच्छा है तो 29 का पेपर होने के बाद टाइम है, दे दो, तो तुमको प्रॉपरली पहले पेपर को अच्छा खासा टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए, डायरेक्ट एग्जाम के लिए एक्सपोर्ट हो जाने का इधर से। सो वहां पे ऑल्टरनेट डेज के हिसाब से पढ़ाई करनी है। नाउ अब ये सब होने के बाद डे का शेड्यूल कैसा होना चाहिए, ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है। तो सिंपली एक चीज को ध्यान में रखो, एग्जाम आ रही है, कुछ तुम्हारा जिंदगी मौत का आईसीयू का ऑपरेशन नहीं चल रहा है, क्या करूं मैं, अरे क्या करने का है, फॉलो नेचुरल शेड्यूल, डोंट चेंज योर नेचुरल टाइमिंग्स। तुम्हारी बॉडी बचपन से लेके अभी तक जिस चीज के लिए अडेप्ट हो चुकी है उसको तुम बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो इंजन तो खटके देगा। सर रात भर पढ़ाएंगे, दिन भर सोएंगे, तीसरे दिन आईसीयू में जाएंगे, तो क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? जिस चीज को तुमको आदत है वही चीज को फॉलो करो, उसमें ही री इंजीनियरिंग कर सकते हो, उसमें से आधा 1 घंटा आगे पीछे चल सकते हो, क्योंकि बॉडी उतना ही अडेप्ट कर सकती है, जितना अडेप्टेशन पॉसिबल है ना उतना। खतरनाक, सर 3 बजे उठेंगे पढ़ेंगे, तो मेरे को उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट पहला क्वेश्चन ये है कि 3 बजे उठने की तुमको आदत है क्या? अगर है तो करो, यस, आंसर इज यस। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आज तक बीसी के स्टूडेंट कोई 3 बजे उठे नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट उठे, तो वो उनको आदत भी थी 5 बजे उठने की, तो वो 4 और 3 बजे तक शिफ्ट भी हुए। तो पहला ये देखो कि तुमको उस चीज की आदत है क्या। आदत नहीं है तो ग्रेजुअली शिफ्ट करो, गो बाय हाफ एन आवर हाफ एन आवर हाफ एन आवर आफ्टर 5 डेज। सपोज तुम डेली 6 बजे उठते हो तो 5:30 की आदत लगाओ, फिर 5 की आदत लगाओ, फिर 4:30, फिर 4 की आदत लगाओ, फिर उस तरीके से करो। एंड रिमेंबर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि तुमको ये सब चीजों का ध्यान रखना है कि जब तुम तुम्हारे स्लीपिंग एंड डे के शेड्यूल्स चेंज करते हो, ईटिंग हैबिट्स भी चेंज करो। प्रॉब्लम क्या होता है, सवेरे 4 बजे 3 बजे उठ गए, 6 बजे भूख लग रही, उधर मम्मी
ऐसा बर्तन लेके मारेंगे ना तुमको कि काम धंधे नहीं है क्या। तो मेक प्रोविजंस कि तुम्हारे खाने पीने की चीजें उस तरीके से मम्मी बना के देगी, पर उनको रात में बना के बोलो, वो बना के रख देंगे और उस हिसाब से वो रेडी रहेगा फूड। हॉस्टल वाले रूम वाले सर हम किधर जाना, रेलवे स्टेशन को घूम रहे हैं, उधर जाके ये कर रहे हैं। देखो हम लोग भी स्टूडेंट लाइफ जी चुके हैं, हॉस्टल लाइफ जी चुके हैं। रात की पढ़ाई ये सिर्फ लोगों को बताने के लिए होता है। उसके अंदर अगर 8 घंटा पढ़ रहे हो तो 3 घंटा टाइम पास होता है। पहला घंटा इसमें टाइम पास होता है कि जगना है, कुछ भी करना है, रेड बुल मारेंगे, टिंग पियेंगे, चाय कॉफी मारेंगे, और 1 घंटा ये कन्विंस करने में जाता है कि मेरे को जगना है। उसके बाद एक वक्त आता है 1:30 2 2:30 का वाला, जो एक मैजिकल मोमेंट होता है। लपकी लगी 6 कब बजे समझा ही नहीं आता है। ठीक है, हाँ किसी किसी को रात में 1 2 बजे तक जगने की बाय डिफॉल्ट आदत है, निशाचर वो आदमी है। तो ठीक है भाई, अगर है रात का आदमी तो मेरे को उसमें कोई इश्यू नहीं है। बट एट द सेम टाइम डोंट थिंक कि 8 बजे का डिनर हो चुका है और मैं रात के 12 1 2 बजे तक चलूंगा। फिर तुम क्या करते मैं बताता हूँ। 8 बजे का डिनर कर देते हो, 9 10 11 बजे भूख लगने लगती है, चिप्स का पैकेट कॉफी वगैरह पी लेते हो, एंड इट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एसिडिटी। Changing the time of your sleep and changing the eating timetable of your body, it's an invitation to your acidity. First will attract your headache and then your health and vomiting. ठीक है, तो ये तीनों चीजें एक साथ ही होने वाली है, और सलाइन लेके घूमने का फिर। सो मजाक में नहीं है, स्लीपिंग एंड ईटिंग हैबिट प्रोपोर्शनेट चेंज करो। मेरे को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ऐसा बोलता ही नहीं कि रात में मत जगो, जगो दिन में करो, सब करो, पर उसके हिसाब से पहले फूड हैबिट्स और ड्रास्टिक चेंजेस नहीं आने चाहिए। योर बॉडी शुड फील इट इज अ नेचुरल प्रोसेस। हाफ हाफ आवर 5 5 डेज में चेंजेस करते जाना और फिर वो एक शेड्यूल को फिक्स कर देना। गलती से भी इन द मंथ ऑफ अप्रैल गलती से भी जो एग्जाम टाइम है उसमें स्लीपिंग टाइम मत रखो, नहीं तो ऐसे भी बीसीएम एग्जाम्पल है, सेकेंड ग्रुप के एक पेपर को सो गए पेपर में, ब्रेन ही नहीं काम कर रहा, गया तो गया ग्रुप, सुपर टैलेंटेड सुपर डुपर टैलेंटेड बच्ची, एग्जाम में सो गई 1.5 घंटा प्रॉपर। ठीक है, काम ही नहीं कर रहा, बोले दिमाग ही काम नहीं कर रहा। तो ये सब इश्यूज आते हैं, तुमको लगता कि अपने को कुछ नहीं होता, तुम्हारी बॉडी जवाब दे देती बराबर उस टाइम पे। ठीक है, सो ये सब चीजों का ध्यान रखने का है। शेड्यूल डेज, पढ़ाई कितना, अगेन नाउ दिन का शेड्यूल कैसा होना चाहिए। प्रैक्टिकल थ्योरी कॉम्बिनेशन सब बकवास खत्म कर दिया हमने, सीधा है एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ना है। उसका एक रीजन है, देखो इसके कुछ प्रोज है तो कुछ कॉन्स भी है। प्रो ये है कि एक सब्जेक्ट अगर पढ़ रहे हो तो उसके रिदम में आते हो, पूरे टाइम पे वही सब्जेक्ट दिमाग में चलते रहता है, तो वो सब्जेक्ट जब दिमाग में चलते रहता है तो स्पीड ऑटोमेटिक बूस्ट हो जाती है और वो कवर हो जाता है और चीजें लिंक होना शुरू होती है। ओके उस पॉइंट में वो बोला था, इस चैप्टर में वो बोला था, पूरा लिंक होता है और तुमको पूरा सब्जेक्ट ऐसा एक पैटर्न में तुमको दिखाई हुआ दिखेगा। सो दैट विल हेल्प यू। बट एट द सेम टाइम कौन ये है कि सर वही 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 पढ़ के हैंग हो जा रहा है। सो मेक एन, इसलिए हमने प्रैक्टिकल और थ्योरी रखा है। सो मेक कि 2 2 घंटा पहले से उसको प्लान अप करते रहे। जैसा अगर तुमको पता है कि ऑडिट में इशू होना है, अकाउंट्स का थोड़ा सा टाइम ऑडिट को देना शुरू करो, ऑडिट के टाइम इनकम टैक्स को देना शुरू करो, अगेन इनकम टैक्स के टाइम ऑडिट को, ऑडिट के टाइम जीएसटी को। तो देर 2 2 घंटे का स्लॉट तुम ऐसा रख सकते हो जो ओवरलैपिंग हो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। सपोज नेक्स्ट पेपर जो है, इस पेपर के गैप के अंदर उसको 2 घंटा दो। सर उसको कॉम्प ऑफ कैसे करेंगे, कॉम्प ऑफ ऐसा कुछ इशू नहीं है क्योंकि नेक्स्ट पेपर के टाइम उसका भी वो टाइम ले लेगा। द टाइम रिमेन्स द सेम, चेंज करने के लिए तुमको सिचुएशन अवेलेबल है, तो वो सब तुम कर सकते हो। नाउ कीप दिस 2 3 थिंग्स वेरी 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 सीरियस। एक्सरसाइज इज मस्ट। प्रॉब्लम ये हो जाता है कि तुम इसको सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंस लिस्ट में डालते हो, बट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, एक्चुअली तुम बैठते समय तुम्हारा जो सिटिंग पोजीशन होता है वो एक ही होता है, तो बॉडी के मसल्स पूरे टाइटन हो जाते हैं, फटीगनेस आना शुरू हो जाता है एक पर्टिकुलर चीज के बाद। तो ये चीज को अगर तुमको टैकल और अवॉइड करना है,
So every day exercise can be a simply morning walk, a jogging or a night walk, anything, even a dancing, a yoga, कुछ भी करो, बट बॉडी के पूरे मसल्स एक बार तो भी हिलना और उसको बोलना मैं जिंदा हूँ। मैं तो उसको समझ गया कि ये वाला पार्ट यूज ही नहीं हो रहा है, ये वाला हो रहा ही नहीं है, वो बोल रहे फेंक दो उसको बॉडी। हाँ। सो और एक बार तो भी नेचुरल एटमॉस्फेयर में घूम के आओ, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग गए तो दी बेस्ट, पूरे मार्केट का ऑक्सीजन खींच लो, क्योंकि पूरे दिन भर तुम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, ठीक है। सो बॉडी के अंदर एक बार पूरा फ्रेश अप फील होना चाहिए। बॉयज के लिए कोई टेंशन नहीं, इवनिंग में मस्त बाइक निकालने का, पूरा नांदेड़ को एक चक्कर मार के बैठ जाने का, कुछ नहीं होता है। अपना ब्रेन पूरा खाली खाली फील होना चाहिए, ऐसा ऐसा करने से खाली नहीं होता। हाँ। सो जाओ प्रॉपर घूम फिर के आओ, एक राउंड बनता है, राउंड बोला है मैंने, मस्त जाएंगे सबको हाय हेलो करके बैठ के खा पी के आएंगे, ऐसा नहीं है। अब 15-20 मिनट्स ऑफ अ राउंड इज फाइन, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो आई पर्सनली लाइक दैट, और मेरे को लगता भी है कि जो ये फॉलो करता है उसको हेल्प भी करेगा। अ डिवोशनल और अ मेडिटेशन 100% इट हेल्प्स यू, कि वो तुम्हारे माइंड को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए काम आता है। जो भी तुम्हारा प्लेस ऑफ वर्शिप है, डेली बेसिस पे 2 मिनट के लिए जाके बैठो, नहीं तो घर पे वहां पे मंदिर में बैठो, तुम्हारे गली में वहां पे जाओ, कहाँ पे भी जाओ, प्लेस ऑफ वर्शिप पे जाके आना चाहिए। वाइब्स थोड़े से पॉजिटिव हो जाते हैं, यू फील दैट। नेक्स्ट, अभी अ स्मॉल मोटिवेशन, जैसा 45 मिनट्स के सेशन बनाना है। अब 45 मिनट्स के बाद ब्रेक इज अ ब्रेक, कंपलसरी 2 मिनट का ब्रेक। 45 मिनट्स के बाद ब्रेन कॉन्स्टेंटली तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन रख ही नहीं सकता। इवन दैट मैं ऑडिट के सेशंस में भी तुमको ऑटोमेटिकली 45-50 मिनट्स के बाद एक ब्रेक दे देता हूँ। क्यों? मुझे पता है कि पर्टिकुलर डे के बाद तुम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, तो इसके लिए 2 मिनट का। पढ़ाई करते समय 45 मिनट्स के बाद 50 मिनट्स के बाद एक ब्रेक लो, एक राउंड मारो, घूम फिर के आओ घर पे, सबको बोला मैं जिंदा हूँ जिंदा हूँ जिंदा हूँ, बैठ जाओ, ठीक है। तो बेसिकली एक राउंड मार के आ जाओ और वापस से बैठो, तो तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन वापस से रहेगा। हाँ, not more than 2.5 hours or 3 hours at a one sitting। 2.5 और 3 hours होते ही एक ब्रेक लेना है, फूड ब्रेक। नाश्ता हो, लंच हो, डिनर हो, स्नैक्स हो, कुछ भी हो, सिंपल है। आफ्टर एवरी 3 hours यू शुड हैव समथिंग, ठीक है। सबसे ज्यादा बॉडी का एनर्जी बर्न होता है जब तुम ब्रेन यूज करते हो। तुमको लगता है कि मैं हम तो बैठे बैठे कहाँ से क्या यूज हो रहा है, भाई बहुत ज्यादा ये इंजन खाता है, ठीक है। सबसे कम एवरेज इस ब्रेन का है। तो बेसिकली इनटेक रहने दो, जो भी तुम्हारे फूड हैबिट्स है, हेल्थ इज एट सुपर मोस्ट प्रायोरिटी। कुछ भी अग्गा टेढ़ा मेढ़ा मत खाओ, एक भी दिन वेस्ट हो ना, एक भी दिन डॉक्टर की जान लेने पे तुलेंगे तुम, कुछ भी कर, ठीक कर, ठीक है। सो बेसिकली हेल्थ को टॉप प्रायोरिटी पे रखो ये सब चीजों में। अभी बहुत मजाक लगता है, बाद में एक दिन भी बीमार पड़े ना, तब तुमको उसकी अहमियत समझ में आ जाएगी, वो एक दिन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो हेल्थ को टॉप प्रायोरिटी पे रखना है ये सब चीजों के केस में। एक दो ऐसे भी छोटे मोटे डाउट्स आते हैं, सर गाना सुनते सुनते पढ़ना क्या? बिंदास, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रैक्टिकल, थियरी नहीं। थियरी के अंदर वर्ड इंटरचेंज हो जाते हैं बीच में से, ठीक है, कि वह क्वालिफाइड ओपिनियन तेरा तेरा होने लगा बीच में से ऐसा। तो हाँ, वो सुनते सुनते कब वो गानों के अंदर चल जाते, ये इधर के इधर ही चला जाता, ठीक है। प्रैक्टिकल के बीच में ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि प्रैक्टिकल करते समय वो तुम्हारे गाने की बीट के हिसाब से तुम्हारी सॉल्व करने की स्पीड चेंज कम ज्यादा होती रहती है। सो इट वर्क्स, नो प्रॉब्लम, ठीक है। गांव भर को डिस्टर्ब नहीं करना, हेडफोन लगा के कर सकते हो, ठीक है। सो प्रैक्टिकल के टाइम म्यूजिक सुनना हेल्पफुल है, कोई इशू नहीं है। थ्योरी के टाइम इट एक्चुअली हैम्पर्स, क्योंकि ब्रेन दो जगह पे ध्यान नहीं दे सकता है, तो उस चीज के लिए सो म्यूजिक यूज करना नहीं करना वो तुम्हारा रहेगा। नेक्स्ट, ग्रुप स्टडीज एडवाइजेबल, 101% एडवाइजेबल, पर ग्रुप स्टडी का डेफिनेशन मेरा वाला तुम्हारा वाला नहीं है। एक रूम में बैठ के 3 लोग बैठ के पढ़ाई कर रहे, 4 लोग बैठ के पढ़ाई कर रहे, इट्स नॉट अ ग्रुप स्टडी, वो ग्रुप टाइम पास होता है। ग्रुप स्टडी ये होती है कि तुम वन डे बिफोर प्लान करते हो कि नेक्स्ट डे क्या पढ़ना है, पूरा ग्रुप मिलके, और फिर उसको 2 पार्ट में, दिन को या 3 पार्ट में डिवाइड करो या 1 पार्ट में डिवाइड करो, और उस टाइम पे मिलो, फोन पे, जूम पे,
या फिजिकली, और पूछो कि उस टारगेट को अचीव हुआ है क्या, और उसके क्वेश्चन आंसर्स या रिवीजन फॉर्मेट में करो। लेट मी शेयर माय टेक्निक ऑफ रीडिंग दिस। तो हम 3 लोगों का, दोस्तों का ग्रुप था, हम लाइब्रेरी जाते थे। तो हमारा एकदम फिक्स था, सपोज एएस, या चलो मेरा चाहिए ऐसे ले लेते हैं, एक स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग का टारगेट रखा वाला है, डेली एक 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 एक। तो हम लोग का एकदम मस्त था, 3 एएस एक में को बांट के लेते थे एसएस। लाइब्रेरी से नाश्ते के प्लेस तक जाने तक एक जन बोलेगा, 2 लोग सुनेंगे। नाश्ता करते करते एक जन बोलेगा, 2 लोग सुनेंगे। और वापिस जाते समय तीसरा बोलेगा, बाकी 2 लोग सुनेंगे। तो तीनों का भी बोलना होता था, 2 लोग का सुनना होता था। से फॉर एग्जाम्पल मैं अभी ऐसे 200 या ऐसे 700 के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ऐसे 700 मैं जब पढ़ता हूँ और बोलता हूँ ना, मेरा परफेक्ट होता है और बाकी लोग का सुनना हो जाता है। ठीक है। एंड वी मेक श्योर दैट कि तीनों ऐसे तीनों भी, मतलब क्या होता है, 2 बार सुनना, 1 बार पढ़ना, 1 बार बोलना होता था। सो इतना परफेक्ट होता था कि एग्जाम हॉल के हम अंदर तीनों भी एक ही हॉल में आए थे, और हमको लिटरली कौन सा क्वेश्चन खाते समय कौन सा नाश्ता खाया था वो याद आता था। ठीक है। क्योंकि इतना, देखो तुम्हारा ब्रेन याद रखने के लिए मल्टीपल चीजें याद रखता है। ठीक है। कितने बार तुमको ऐसा होता कि एक आधा एग्जाम में क्वेश्चन छपा तो क्लास की कोई चीज याद आ जाती है, दोस्तों के साथ किया डिस्कशन याद आता है, वो पेपर बुक का दिखता है, ये इधर लिखा है उधर लिखा है वो दिखा है। प्रॉब्लम वो है कि जूम नहीं होता है, वो सिर्फ इमेज दिखती है, वो जूम किया कि ब्लर हो जाती है। सो बेसिकली तुमको पिक्चराइजेशन, तो घूमते समय तुमको बाकी के एनवायरनमेंट, खाते समय का टेस्ट, स्मेल, ये मल्टीपल चीजें तुमको हेल्प करेंगे। जो 5 सेंसेस है ना, 5 सेंसेस में से एक सेंस पर्टिकुलर एक चीज को कनेक्ट करता है। तो हमारे खाते समय का टेस्ट बर्ड्स उसको कनेक्ट करते थे, या स्मेल उसके साथ कनेक्ट करता था, या साउंड उसके साथ कनेक्ट करता था, या पिचिंग उसके साथ कनेक्ट करती थी। तो 5-6 चीजें हम उसको दे रहे थे याद दिलाने के लिए, तो 5-6 में से एक तो भी चीज उसके साथ कनेक्ट हो जाती थी रिकॉल करते समय। ठीक है। बिलीव मी, मैंने हर एक सब्जेक्ट के लिए 4-5 सॉन्ग्स सेलेक्ट किए थे, और वो वही सब्जेक्ट के टाइम वही सॉन्ग सुनता था मैं। तो जब मैं वो पेपर की पढ़ाई करता था, रिवीजन करता था, वो गाने ऑटोमेटिक आए कि मेरे को वो कॉन्सेप्ट याद आ जाते थे। तो म्यूजिक वाज माय कनेक्शन टू फॉर्मूलाज। सो हर एक चीज खाते समय, अगर मैं एक आधा सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ तो वही सब्जेक्ट में खाते समय करूंगा हमेशा। वो पैटर्न फिक्स होना चाहिए, तो ब्रेन उस चीज को याद करेगा बाद में। यूज योर सेंसेस, म्यूजिक, फूड, पिक्चनरी, साउंड, कुछ भी, ये सब चीजें तुमको खाना खा पे तो हेल्प जरूर करेगी। ठीक है। तो ये सब चीजें रहेगी। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड के अंदर यू मे फील डिमोटिवेटेड, यू मे फील समटाइम्स अकम्प्लिश्ड। ठीक है। तो ये सब चीजों का छोटे छोटे टारगेट्स हो, जैसे क्लास के अंदर बोला था 100% अटेंडेंस मेंटेन करो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, ये महीने का लेके आया, डरो मत। तो क्या होता है कि a small achievements will help you to boost yourself। तो जैसा मेरा एक दिन का हमेशा एक फिक्स था, वहां पे एक मॉन्जिनीज नाम की बेकरी थी, और उस मुझे उधर का एक एप्पल केक बहुत पसंद आता था, एक पर्टिकुलर केक मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता था। तो इट वाज माय प्री डिसाइडेड फैक्टर कि ये चीज अगर आज का दिन का अचीव हुआ तो ही मैं वो खाऊंगा। सो इट वाज लाइक अ बोनस, लेवल अप समथिंग। सो थोड़ा थोड़ा बहुत हर चीज के बाद, इफ यू इवन यू वांट टू यूज योर सोशल मीडिया और समथिंग, गिव अ टारगेट। इतना हुआ तो ही मैं सोशल मीडिया देखूंगा, इतना हुआ तो मैं वेब सीरीज देखूंगा, जो भी है एक प्रॉपर उसको एक शेड्यूल मिलना चाहिए। अब ये सब चीजें करते समय अगर दिन का शेड्यूल का मैं देखता हूं, ठीक है, ये मैं शेड्यूल दे रहा एक अंदाजा कि कोई 7 बजे पढ़ाई कर रहा था, ऑब्वियसली यू कैन शिफ्ट इट बाय 2 आवर्स 3 आवर्स, यू कैन शिफ्ट इट बाय आइदर वे। तो अगर मैं सिंपल बोलता हूं कि अगर तुमको 7 बजे पढ़ाई करने को बैठना है तो 6:15 को तुमको उठना पड़ेगा। 6:15 7 मॉर्निंग की सब क्रिया अलॉन्ग विद द एक्सरसाइज, 20 मिनट्स एक्सरसाइज के इंक्लूडेड है। 20 मिनट्स एक्सरसाइज, इट शुड बी योर पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ। एंड तुमको ये लगता है कि वेस्ट ऑफ टाइम है, 101% ये वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, इट विल हेल्प यू टू रिमेन पॉजिटिव। तो वहां से, तो 7 बजे से अगर मैं तुमको बोलूं कि 8:30 तक तुम्हारा एक सेशन ऑफ 2 सेशंस बन जाते हैं, तो सेशन इसमें 2 बनेंगे 45-45 मिनट्स के।
तो उसके बाद तुम लोग ब्रेकफास्ट वाला ब्रेक ले सकते हो और 9 o'clock को तुम तुम्हारा चालू कर सकते हो और ये 12 बजे तक चलेगा। 3 घंटे का है बाबू। हाँ, तो इसके अंदर तुम्हारे 3 सेशंस बनेंगे और एक 1+1 रिवीजन बनेगा। हाँ, +1 एक शॉर्ट बनेगा जो तुमने सवेरे से क्या क्या कवर किया है, वो इसका सेशन मिल जाएगा तुमको। तो तुमको 3 सेशन +1 शॉर्ट मिलेगा। फिर 12 बजे से 12:30 बजे तक तुम्हारा लंच ब्रेक पकड़ो। सिर्फ एक सेशन ही मिलेगा यहाँ पे, एक 145 125 पकड़ लो, ये 115। ऐसा क्यों? तुमको क्या लगता है कि खाना खाते ही नींद आती है, माइंड स्लो काम करता है? ये याद रखो, खाना खाते ही नहीं होता है। खाना खाने के बाद मिनिमम 30 मिनट्स के बाद तुमको वो किक लगती है नींद वाली, ठीक है? क्योंकि बॉडी को वो समझने के लिए कि मैंने खाना खाया है, वो बताने को 40 मिनट्स लगते हैं। तो ये एक सेशन के अंदर तुमको यस्टरडेज लास्ट डे रिवीजन रखना है। लास्ट डे रिवाइज इसके अंदर करना है, क्योंकि इसके अंदर तुम इंटेक तो नहीं कर रहे हो, सिर्फ कल के दिन को याद करने को। फिर 1, 1:15 से 1:15 तक तुम आराम से 1 घंटा सो सकते हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर दोपहर को सोने में। सिर्फ अप्रैल मंथ में नहीं करने का है, या लास्ट। 2:15 को तुम जो चालू करेंगे, तो 4:30 तक तुम ये तुम्हारा रख सकते हो पूरा। फिर यहाँ पे 2 सेशंस ले लो, उसके बाद टी ब्रेक लो आराम से 5 बजे। 5 से फिर तुम्हारा 3 सेशंस चलेंगे, 7:30 तक 3 सेशंस। यहाँ पे तुम लोग इसके बाद डिनर ले लेना, अर्ली डिनर ले लेना। 8:30 तक तुम्हारा ब्रेक रहेगा। 8:30 टू अगेन 9:15 एक ही सेशन रहेगा। 9:15 टू 10 ये जो टाइम पीरियड है, ये तुम अगेन फोन, घर, फैमिली, इस सब के लिए वापस से दे सकते हो। 10 से 11 ये 1 घंटा, दैट्स इट। 11 बजे सो जाओ। तो तुमको मैं 8 घंटे की नींद दे रहा हूँ मजाक मजाक के अंदर, तुम देख लो कि तुमको बीच में का, देखो 6:15 बजे उठ रहे हो, 11 बजे सो जा रहे हो। अभी इस सब के अंदर तुम कैलकुलेटर पे टाइम लो कि कितना मोर और लेस तुम ये कर रहे हो। यहाँ पे 2.5 घंटा, ओके, 1.5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 45, 0.75 ले लो, यहाँ पे 2, कितना हो रहा है? 2.25, फिर यहाँ पे 2.5, यहाँ पे 0.75 एंड 1। इससे ज्यादा क्या कर लेंगे तुम लोग? 8 घंटा सो के तुमको ये सब मिल रहा है, और उसके अंदर भी देखो हर जगह का डिनर ब्रेक है, स्नैक ब्रेकफास्ट ब्रेक है, स्नैक ब्रेक है, और इवन तुमको यहाँ पे 45 मिनट्स का दूसरा ब्रेक है। और तुमको लग रहा है 8 घंटे नींद नहीं लगती, 7 घंटे लगती, 1 घंटा यहाँ से 11 से 12 मस्त वेब सीरीज देख के सो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को, ठीक है? तो कोई भी चीज नहीं है, देखो टॉर्चर फील नहीं होना चाहिए, इट इज द प्रोसेस। तो इस चीज को टॉर्चर क्यों बना रहे हो? ये पढ़ाई जैसा क्लासेस का था शेड्यूल, ये तुम्हारा पढ़ने का शेड्यूल है। पढ़ने को मैं तुमको 11 से 12 घंटे दे रहा हूं, इसमें कहां पे भी मेरे को बताओ कि कहां पे टॉर्चर फील हो रहा? कौन सी जगह पे तुम 3 घंटे से ज्यादा पढ़ने को बैठे? एक जगह भी 3 घंटे से ज्यादा पढ़ने को नहीं बैठे। और ब्रेक्स देखो कितने तुमको, तुमको दोपहर को सोने का ब्रेक है, लंच का ब्रेक, खाने का ब्रेक, स्नैक्स का ब्रेक, सवेरे ब्रेकफास्ट का ब्रेक, बाद में फैमिली के साथ का ब्रेक, सब ब्रेक्स तुमको अवेलेबल है। तुम क्यों ऐसा बोल देते हो कि भाई पढ़ाई को जब जाते हैं ना अपने को टॉर्चर करा के लेना ही फील जरूरी है? व्हाई नॉट? एंजॉय द प्रोसेस, इट्स अ नॉर्मल थिंग। 12 घंटे आराम से होते हैं, कोई तुमको ये नहीं करनी है जबरदस्ती। तो इस तरीके से बन सकता। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, जब शेड्यूल एक बार का फिक्स हो गया है,
ये शेड्यूल जैसा मैंने बोला हार्ड करना ही होता है तुम्हारा, 7-8 आवर्स से फर्स्ट डे से शुरू हो सकता है। हल्लो हल्लो ग्रेजुअली उसको 10 आवर्स तक लेके जाओ। 10 के बाद वॉट एवर 10 प्लस एक्स्ट्रा इज योर बोनस। ठीक है, 10 प्लस एक्स्ट्रा इज योर बोनस टाइम। जो भी मिला वो ठीक है, नहीं दिमाग अगर हैंग होके बैठ गया है और चुप दिन का आवर्स का टारगेट कंप्लीट करने के लिए बैठे हैं तो मत बैठो। टेक माई वर्ड्स, अगर तुमको कभी ऐसा फील हुआ कि 10 घंटे हो गए और मेरे को 11.25 घंटे बैठना चाहिए और 1.25 घंटा चुप बुक के सामने बैठे हो, कुछ झेप रहा नहीं, या झेप भी रहा है तो 2 पेजेस पलट रहे मुश्किल से 1 घंटे में, बंद कर दो, आराम से सो जाओ। वो परवड़ता है क्योंकि तुम्हारा ब्रेन सपोर्ट नहीं कर रहा ना, क्यों उसको जबरदस्ती कर रहे हो, मत करो। आवर्स की पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वालिटी, कितना तुम इनटेक लेते हो बॉडी के अंदर, वो इंपॉर्टेंट होता है। ये सब चीजों को ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीजों को तुम इग्नोर कर देते हो कि भाई मेरे को आज का टारगेट है इतना करने का चाहिए। आज का टारगेट है, तुम कौन से लेबर है कि तुम्हारी कौन सी सैलरी कट होने वाली है, नहीं होने वाली है ना। टारगेट आर मेंट टू बी ब्रोकन आइदर वे, एक तो ज्यादा करके या कम करके। ठीक है, ऐसा किसने बोला था कि तुमको उतना ही करने का है, तो वो सब चीजों को ध्यान में रखने का। तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड बाय योर नेचर शुड नॉट बी योर फ्रेंड्स फॉर योर स्टडीज। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि मैं मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ ही मेरा ग्रुप रहेगा पढ़ाई के साथ, ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। पढ़ाई का ग्रुप अलग होना चाहिए और तुम्हारे फ्रेंड्स का ग्रुप अलग होना चाहिए। मेरे जानबूझ के 2 दोस्त इतने गधे बनाए वाले थे कि जिनके साथ मैं रिलैक्स हो चुका हूं, उनको देख के मेरे को मोटिवेट फील होना, अपन बहुत भारी है। और 2 दोस्त ऐसे भी थे जिनको देख के मेरे को चढ़ने भी नहीं चाहिए कि भाई ये इतना कर लिया ऐसा। तो सब तरीके का होना चाहिए। और मेरा जिनके साथ मैं 3 दोस्तों के साथ पढ़ने को बैठता था, तीनों का आईक्यू मोर और लेस सेम था। ठीक है, सो दोस्ती अपनी जगह होती है। दोस्त ऐसे होते कि 2 गालियां दिए, जो 2 पार्टी दे दिए, बन जाते दोस्त। बुरा नहीं मानता, बुरा मान भी लिया तो फिर दोस्त नहीं है। तो सिंपल है, अपना अपना पढ़ाई का ग्रुप अलग होना चाहिए, ये बिल्कुल भी नहीं है। और बहुत लोग है ना पूछने को डरते कि भाई साथ में अपन प्लान अप करना है क्या, उनका अलग ग्रुप है कि काय का ग्रुप रहता, किसी का ग्रुप नहीं। और ग्रुप नहीं रहा तो भी बढ़िया है। टेस्ट सीरीज है, अपना अपना देखो, पेपर के बाद देखो। सोचने में इतना टाइम ही नहीं है अपने पास कि कौन किसका क्या है, टी चार्ट बना रहे, इनका ये ग्रुप, ये इधर वो उधर। अरे क्यों बनाने का है तुमको पूरे परमिटेशन कॉम्बिनेशंस। ठीक है, बॉयज बहुत फ्रैंक रहते हैं, गर्ल्स के लिए स्पेसिफिकली बॉयज को कुछ फर्क नहीं पड़ता है कौन किसके किधर के ग्रुप का और क्या है। ठीक है, जनरली गर्ल्स में होता है, आई नो दिस फैक्ट। ये सब चीजों के ऊपर उठो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है कौन किधर का क्या है, अपना अपने हिसाब से प्लान अप करो, अपने अपने हिसाब से आगे बढ़ो। देखो अल्टीमेटली रिजल्ट ही मैटर करने वाला है, उसके पहले कुछ नहीं मैटर करना। नेक्स्ट वेरी बिग इंपॉर्टेंट थिंग इज डेली का डेली, डेली का डेली एक फैमिली मेंबर के साथ पूरा डिस्कशन होना चाहिए दिन भर में क्या पढ़े। उनको रिवीजन नहीं कराना है, उनको सिर्फ बोलने का है कि आज 2-3 घंटा ये पढ़े, ये सब्जेक्ट पढ़े, ये चैप्टर्स कवर करे, इतना ही। ऐसे 700 मम्मी ओपिनियन देना रहता ऐसा, मम्मी को सीए नहीं बनाने का है। ठीक है, इतना तो बोल सकते हैं कि आज 4-5 घंटा पढ़े, आज मजा नहीं आया, बोर हो रहा, दिमागी हो रहा, बोलते जाओ। ठीक है, एक को अनलोड करो। मैं मम्मी को बोलता था पूरा दिन रात भर। मेरे मम्मी को इतना पता था कि मेरे बच्चे के पास 8 सब्जेक्ट है और वो दिन में पढ़ रहा है, ना सब्जेक्ट के नाम पता है ना कुछ पता है, पर अप टू डेट मम्मी को मैं रख देता था। फर्क क्या पड़ता कि सामने वाले को समझ रहा कि नहीं समझ रहा, अपना दिमाग खाली होना चाहिए। ठीक है, तुम्हारे घर के अंदर भाई बहन मम्मी पापा किसी एक को पकड़ो नहीं, अपने स्कूल के दोस्त पकड़ो जो साइंस में वेल्ले बैठे हैं, उनका यूज करने का टाइम आ चुका है। ठीक है, तो उनको मस्त, मेरा तो एकदम फिक्स था, मजाक नहीं है। मेरा एक दोस्त था सीएस का, आसाम में रहता, बेस्ट फ्रेंड है मेरा। उसको मैं हाँ, मेरे फ्रेंड सर्कल का लिंक देखेंगे ना परेशान हो जाएंगे। ऑल ऑल स्टेट्स में एक ना एक तो भी दोस्त है। सो दोस्त तो अब उसका उसका एकदम फिक्स था। हमारे इधर नीचे एक पैटिस मिलता था हमारे हॉस्टल के नीचे,
उसको मैं बोलता था चल पैटिस खाने जाएंगे, उसको समझ में आता था ये पैटिस खिलाने वाला है, मतलब ये पूरा बकबक करने वाला है और ये लोड खाली करने वाला है। वो भी आता था, फुकट का पैटिस खाने को मिल रहा। तो ठीक है, तो बना लो। 3 महीने में उसको ऐसा फील करा है कि मेरे जिंदगी में तू ही तू नहीं रहता तो मेरा क्या है, जिस दिन एग्जाम खत्म तू कौन मैं कौन। ठीक है, तो अपने नॉन सीए दोस्तों को ढूंढो बचपन से, जिनके ऊपर इतना खर्चा करे या आगे करने वाले हैं, तो उनको यूज करो और पूरा अनलोडिंग करो फैमिली मेंबर या उनके साथ। बिलीव मी, दैट हेल्प्स यू। तुमको अभी मजाक लग रहा, बट बहुत मदद करता है। किसी के साथ शेयर किया वाला फीलिंग बहुत अलग होता है। इवन हमारे हॉस्टल के नीचे ना, पूरे नीचे झाड़ थे, तो हम वो पानी देते थे। तो पानी देने की सिंपल सी एक्टिविटी थी हमारी, 10 मिनट की। दिन रात में मस्त खा लिए, ग्राउंड था, चक्कर मारते मारते पानी ऐसे डालते थे, 10 मिनट का ही वो एक्टिविटी था। उसके अंदर भी हम खुश हुए। रात को पेड़ को पानी नहीं देना रहा था, पता है वो बॉयज को फर्क नहीं पड़ता है। तो तो ये सब चीजों का, तो कुछ भी एक एक्टिविटी ज्वाइन अप करो, इट विल हेल्प यू इन योर डेज। ठीक है, सो पढ़ाई को लेके और कुछ चिंता है वो बोलो। एक है पार्ट, इसके पहले मैं तुम्हारा क्वेश्चंस लेता हूँ, मोटिवेशन सेशन के बाद में जाएंगे। प्लानिंग, पढ़ाई, ये वो कैसा, इसके रिलेटेड कुछ? सिंपल है, ये मेरा शेड्यूल है, इसके पहले तुमको जो माती करना है कर लियो, मेरे को कुछ संबंध नहीं है अब। सर जो सिलेबस देंगे उसको पढ़ने को तुमको कितना टाइम लगता है उसके पहले, तो मेरे को कुछ हम, तो तुम मेरी बात को नहीं समझे, ये फिक्स है, बाकी रिवर्स कैलकुलेशन कर लो। हाँ बोलो। टेस्ट के टाइमिंग्स अपडेट कर देंगे, जनरली इट विल बी इन द मॉर्निंग 10 से 1। अर्ली मॉर्निंग है भाई। श्श, आज तक क्लास को टाइम पे नहीं आए और इधर आ जाते। श्श, अरे तो लास्ट राउंड उतना रखेंगे, अभी का क्यों कर रहे हैं? अरे बाबू, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा क्या? लास्ट राउंड तुम्हारा 2 से 5 इंच रहेगा, लास्ट राउंड। लास्ट के राउंड के पहले के राउंड नहीं रहेंगे। क्यों? उसका एक लॉजिकल भी है। 2 से 5 पूरा धूपका लेकर है। 10 से 1 में क्या होता है बताएं? अर्ली मॉर्निंग उठ के क्विक रिवीजन करके पेपर देने को आएंगे, 1 बजे जाएंगे, खाना खाएंगे, दूसरे पेपर को पढ़ाई करने को फ्री रहेंगे। वो दिन तुमको पूरा यूटिलाइज। 2 से 5 रखा ना, पूरा वेस्ट, वो आधा दिन जाता, फिर वो घर पे जाने के बाद 8 बज जाते, तुमको वो यूज ही नहीं आता। तो लास्ट का राउंड 2 से 5 रहने दो। ये वाला 10 से 1 बहुत अच्छा टाइम है, 10 से 1। इसमें क्या हो जाता है कि तुम 1 बजे जाएंगे खाना खाने, रेस्ट, फिर वो 2-3 बजे जब उठेंगे ना, फ्रेश फील करेंगे, तुम नए सब्जेक्ट पे शिफ्ट हो सकते हो। श्श्श। तो अभी बोला 10 से 1, अभी कौन सी अनहोनी घटना आएगी मैं कैसे कैसे बोलूं? तो 10 से 1 का मोस्टली टाइम वही रहेगा, इससे ज्यादा क्या है। ओके हाँ, और टाइमिंग, बीकॉम एग्जाम्स आए, सिंपल आंसर है आई डोंट केयर। सिंपल सा डिसीजन मेकिंग है। वाईडी नहीं होने के लिए कितने पेपर देने पड़ते, उतने पेपर दो, पास करो, वाईडी मत होने दो। सिंपल है, 3 पेपर पास होना पड़ता। तो कॉस्टिंग है क्या, अकाउंट्स, लॉ, देखो इससे कौन से सब्जेक्ट मैच होते, उतने पेपर दे के आ जाओ 3। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, वाईडी मत होने दो, उतना ट्राई करो, बाकी सब चलते रहता। ओके, और ईयर डाउन, वाईडी का मतलब, ईयर डाउन मतलब होता है 6 में से अगर सब 4 सब्जेक्ट फेल हो गए तो तुमको पूरा ईयर रिपीट करना पड़ता है, सेमेस्टर रिपीट करना पड़ता है। एटी केटी का मतलब उतने पेपर अगले ईयर में जाएंगे, पर उतने पेपर साथ में देना पड़ता है। ठीक है, हाँ। और हाँ, मेरे को एक दो चीजें और प्लानिंग की रिलेटेड बोलनी थी। क्या होता है कि एक आधे पर्टिकुलर स्टूडेंट को
ऐसा फील हो रहा है कि 6 दिन में ये पढ़ सकते नहीं पढ़ सकते, कैसा है क्या है। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला दे रहा हूँ, बहुत 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 ही सिंपल तरीका। अगर मैं एवरी डे का टारगेट 12 मार्क्स रखता हूँ, बहुत सिंपल टारगेट है। हर रोज कितना पढ़ाई होनी चाहिए फर्स्ट रीडिंग के लिए? कब तक की है? 24 मार्च तक का तुम्हारा टारगेट क्या है? एवरी डे मिनिमम 12 मार्क्स। अब लॉजिक सुनो, व्हाई 12 मार्क्स? अब देखो गैप्स हमने कैसे दिए हैं। 35% सिलेबस है, 3 दिन का गैप है, 12 3 कवर हो गया। अभी तुमको इनकम टैक्स 70%, 50 का 70, 35, 4 दिन, मिनिमम 12 बोला था, हो गया कवर। अभी तुम्हारा सपोज FMSM 100 मार्क का 70 तो 6 दिन है, 12 6 70%। तो तुमको सिंपल सा टारगेट क्या रखना है? एवरी डे मिनिमम, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम एवरी डे यू शुड कवर 12 मार्क्स, और ये तुम्हारा बेंचमार्क है। अब तुम तुम्हारे वेटेज जहां से निकाल सकते निकालो, और वो फॉलो नहीं होते एग्जाम में, बट एक मोटा मोटी फॉलो हो जाएगा। तो तुमको सिंपल टारगेट क्या रखना है? 12। अगर तुमको 12 मार्क का दिन का टारगेट है, अभी सपोज एक आधा चैप्टर 5 मार्क का है, तो 2 और एक तीसरा चैप्टर आधा अधूरा होना चाहिए। हो गया ना एकदम सीधा तरीका। तो तुमको ये देखो, 2.5 महीने को ये दिन में लाके माइक्रो, ये था पूरा पॉपुलेशन, उसको स्ट्रैटम, अब स्ट्राटा, इसमें डिवाइड कर रहे हैं ऐसे 530 ऑडिट सैंपलिंग। ठीक है, सो ये स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग हो गया ना, तो फिर तुमको उसमें अलग अलग डिवाइड को दिन करना है, दिन को 12 मार्क का वेटेज देने का है। एवरी डे यू आर वर्थ 12 मार्क्स। एक भी दिन वेस्ट इज यू आर वेस्टिंग 12 मार्क्स। सिंपल सोल्यूशन मिल गया। अब इसको तो और सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते। अभी सपोज एक आधा सब्जेक्ट, मैंने बहुत बार बोला था कि क्लास के साइड बाय साइड तुमको सब्जेक्ट प्रिपरेशन रखना है, कि 6 के 6 सब्जेक्ट ऐसे तो नहीं है किसी के कि सबके सब फर्स्ट टाइम ही खोल रहे हैं। कुछ सब्जेक्ट अच्छे हैं, कोई सब्जेक्ट बुरे हैं, किसी का थोड़ा थोड़ा हो गया है। ठीक है, वीकली टेस्ट हुए वाले हैं, उसको इग्नोर मत करो। इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग दैट हैड हैपेंड विथ यू, कि तुमने वीकली बेसिस पे कुछ ना कुछ तो पढ़ा है। तो जब जब सब्जेक्ट खुलेगा वो तुमको चाइनीज में नहीं दिखेगा। ठीक है, नहीं तो खोल रहे क्या बोल रहा है भाई तू, ऐसा फीलिंग नहीं रहेगा। सो अगर किसी का एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट, जैसे भी तुम्हारे 3 सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर्ड है, तो 6 दिन के गैप को आराम से सुनो। 6 दिन के गैप को तुमको कैसे प्रिपेयर करना है? जो सब्जेक्ट मैंने पहले ही बोला था, रैंकर स्ट्रेटेजी करना है तो 90 दो, 80 दो, 71, 61, ये मैंने सिंपल स्ट्रेटेजी बताया था। तो उसके अंदर तुमको 6 दिन के अंदर, तुम्हारे 4 दिन के अंदर रीडिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए। 2 दिन में से एक दिन तुम्हारे पास पेपर RTP MTP के लिए, और 1 डे फॉर क्विक रिवीजन और रिमेनिंग पार्ट्स के लिए। इस तरीके से तुम्हारा शेड्यूल होना चाहिए। मैक्सिमम 5 दिन, और एक दिन कंपलसरी तुम्हारा सेव होना ही चाहिए। किस चीज के लिए? पास पेपर RTP MTP, ये सब चीजों के लिए ही तुम्हारा वो दिन सेव्ड होना चाहिए। पार्ट RTP MTP पढ़ने के लिए बाद में टाइम नहीं मिलने वाला है, पढ़ने को टाइम यही फर्स्ट रीडिंग में ही मिलने वाला है। और पढ़ना कैसे वो भी बता देता हूँ। पढ़ना, क्वेश्चन ये सॉल्व करते बैठे गए वो दिन, क्वेश्चन लो, आंसर लो, सामने फटाफट देख लो इसका कैसा कहाँ पे एडजस्टमेंट हो, कैसा कैसा। RTP MTP पास पेपर इस तरीके से पढ़ने रहते हैं, सॉल्व करते नहीं बैठना रहता है। क्वेश्चन बुकलेट हाथ में आई तो फटाफट देखना कि मेरे को क्या आंसर लग रहा है, इन्होंने क्या लिखा है, मैच हो रहा है कि मेरी सोच, ये देखना रहता है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज रीडिंग। उसमें से कोई इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट लगी उसको हाईलाइट करके रखो, फोल्ड करके रखो। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज रीडिंग। ओके, अभी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है? 2 होते हैं, एक इजी वाले, एक जो मेरे फेवरेट है और जो मुझे मुश्किल लगते हैं। जो मेरे फेवरेट थे मैं कैसे पढ़ता था मैं बताता। कॉस्टिंग वाज माय फेवरेट, तो मैं क्या करता था, एक आधा चैप्टर लिया, मैं चैप्टर का बेसिक पढ़ लेता था कि ये चैप्टर में है क्या, बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़े याद लाता था, फॉर्मूले फॉर्मेट पलट पलट के देखता था। देख लिया, आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट, मेरा पहला ही क्वेश्चन होता था लास्ट क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन चैप्टर को कभी भी स्टार्ट से नहीं शुरू किया। आई ऑलवेज स्टार्टेड माय स्टडीज विद द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में सब एडजस्टमेंट्स होती है और डिफिकल्ट होता है। और मैंने तो पढ़ लिया था, ऑब्वियसली मेरे को पहला क्वेश्चन जमता भी नहीं था, दूसरा नहीं जमता था, तीसरा जम जाता था। और इससे क्या फायदा है? सपोज 30 क्वेश्चन है, सपोज 30 क्वेश्चन है, मेरे डिफिकल्ट के अगर 8 भी क्वेश्चन हुए ना, डिफिकल्ट के 8, स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आई हैव सेव्ड माय टाइम।
और डिफिकल्ट क्वेश्चन को गलत जाने के बाद मुझे खुद को पता था कि मैं कहां पे गलत जा रहा हूं, और सुपर डुपर याद रहता था मुझे। और ये मैं कब करता था, जो जो मेरा सब्जेक्ट फेवरेट है, जो मेरा सब्जेक्ट इजी है, क्योंकि उसमें गलत भी हो गया और कॉन्फिडेंस डाउन भी हुआ तो मैं टैकल कर सकता हूँ। और एक खतरनाक हथियार है, टाइम बचाता है और कॉन्फिडेंस को भी लो करता है, पर मुझे चैलेंजिंग फील होता था। किसी सब्जेक्ट को अगर मैं इजी बोलता था ना, तो मुझे चैलेंज करना अच्छा लगता है। अगर कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, उसके साथ ऐसा करेंगे, सब्जेक्ट ही डूब जाएगा। तो उसको सीधा सीधा पढ़ो, स्टार्टिंग से इजी टॉपिक्स पहले पढ़ो। एबीसी एनालिसिस विल वर्क, ठीक है। ऑडिट के अगर तुमको एबीसी कैटेगरी चाहिए, मॉड्यूल लाए, हाँ मॉड्यूल दो, कोई भी इंडेक्स पेज चाहिए। ओके, ऑडिट का अगर एबीसी एनालिसिस चाहिए तो सिंपल याद रखो कि तुम्हारा सी कैटेगरी, तुम्हारे पूरे 11 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 9 आर कैटेगरी सी। चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 9 इस सी कैटेगरी में आता है। हाँ भाई, तो बोला तो था, नहीं बोला। हाँ, chapter number 5 and chapter number 9 are C category. Chapter number 10 and chapter number 8 are B category. 8 and 10. 8 and 10 are B category. Balance all are A category. सिंपल है। देखो, ए कैटेगरी का मैं मीनिंग समझाता हूं पहले। व्हाट इज ए कैटेगरी मीन्स? ए कैटेगरी मीन्स इतना ही पढ़ के गए, पासिंग श्योर है। कितने चैप्टर बचे? 7। 7 में से मैंने सबसे 2 उड़ा दिए तुम्हारे। 5 एंड 9 सबसे बड़े हैं, उसको हटा दो। और उसके बाद मैंने थोड़े मिडिल लेवल के हटा दिए, एक 100 पेजेस का हटा दिया और एक 60 पेजेस का हटा दिया। तो तुम्हारा जो बचा पोर्शन है ना, बहुत कम बचा है। इसके अंदर तुमको 70 मार्क्स श्योर शॉट कवर हो जाएंगे। 70 मार्क का पढ़ेंगे, एग्जाम में 60 मार्क का लिखेंगे, 50 मार्क लाएंगे। सिंपल फॉर्मूला है। तो ए कैटेगरी पढ़ के पासिंग श्योर होती है, बी कैटेगरी पढ़ के एग्जामिशन श्योर होता है, और सी कैटेगरी पढ़ के एक्स्ट्रॉर्डनरी मार्क्स आफ्टर एग्जामिनेशन श्योर होते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि सबको ये फॉलो करना है। अगर किसी को फॉलो करने की नौबत आई तो यू कैन फॉलो दिस। ठीक है, इवन कॉस्टिंग के केस में नहीं रहेगा शायद तक किसी के पास अभी कॉस्टिंग का मॉड्यूल। मॉड्यूल बाजू में है, साइट, ठीक है चलो साइट पे लगे ही चले जाते हैं। ओके, सी कैटेगरी में चैप्टर नंबर 4 ओवरहेड सी कैटेगरी। हाँ, बहुत सारे तुमको शौक मिलने वाले बाबू, लिखो। देखो, कैटेगरी सी ऐसा नहीं होता है कि सर इंपॉर्टेंट फील हो रहा है। कैटेगरी सी ऐसे होते हैं जो तुम्हारी एनर्जी ज्यादा लेते हैं और मार्क्स कम देते हैं, वो है। एबीसी एनालिसिस सीखे ना कॉस्टिंग में, कि पेजेस ज्यादा मार्क्स कम। तो मैं सी कैटेगरी इससे डिसाइड नहीं करता कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मेरा ये सिंपल वैल्यूएशन होता है कि तुम्हारी एनर्जी कितनी खींच रहा है वो, और तुमको मार्क्स कितने दे रहा है। चैप्टर 5 एंड चैप्टर 9 ऑफ योर ऑडिट, 100 150 125 पेजेस के चैप्टर से वो तुम्हारे 2-2 दिन खींचेंगे और मार्क्स 10-12 देंगे। क्यों खींचने का है फिर, इतना दिमाग क्यों लगाने का है? मैंने क्या बोला, 12 दिन एक, 12 मार्क 1 डे। बैठा तो टिक, नहीं तो पुट। सिंपल सी बात है। कैटेगरी, हाँ चलो ऐसा करो उल्टा। मैं, तुम क्या करो, 1 से 7 नंबरिंग लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा, फिर मैं बता दे जाऊंगा। चैप्टर नंबर 1 बी कैटेगरी, चैप्टर नंबर 1 बी कैटेगरी। मटेरियल एम्प्लॉय ए,
मटेरियल चैप्टर 2 ए, चैप्टर 3 ए, चैप्टर 4 सी, चैप्टर 5 बी, कॉस्ट शीट ए, कॉस्ट अकाउंटिंग बी। ओके, एक मिनट। चैप्टर नंबर 1 को बी, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ सी, 5 बी, सिक्स्थ ए, सेवेंथ क्या लिखा था बी। हाँ, चैप्टर नंबर 8 ये छपरी है, अब ठीक है, इसको ए में डाल दो, ए। चैप्टर नंबर 9 ए, प्रोसेस कॉस्टिंग ए, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट बी, सॉरी 8 ए, 9 ए, 10 ए, 11 बी, 12 बी, 13 सी, 14 ए, 15 ए बी, कुछ भी है, काउंटिंग करो बी कितने हुए और ए कितने हुए। ए में डाल दो 15 को ए के नंबर ऑफ चैप्टर्स बोलो। 8 हो गए बराबर। बी के कितने हुए 5 और सी के कितने हुए 2। हाँ, तो तुम मैं पहले ही बोला हार्ड और इजी के हिसाब से मेरा सिंपल है। एक आधे हार्ड के लिए तुम ज्यादा टाइम डाल रहे हो, एनर्जी ज्यादा ड्रेन कर रहे हो, तो ज्यादा ड्रेन करने से अच्छा एनर्जी को बचाओ, अच्छी जगह डालो, मार्क्स निकालो। ओके, सो एबीसी एनालिसिस ये बेसिस पे नहीं है कि सर इतना चैप्टर इंपॉर्टेंट लगता है हमको। तुमको कितना भी इंपॉर्टेंट लगो, और तुमको टाइम ज्यादा ले रहा क्या, यस मार्क्स दे रहा क्या उतने प्रोपोर्शनेट नहीं, तो उस चीज में नहीं जाना चाहिए। ओके, हाँ, किसकी? तुम क्वेश्चन नहीं समझे, अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग। ए कैटेगरी अगर पढ़ के जाएंगे सिर्फ पास होंगे, 40 से 50 मार्क आएंगे। बी कैटेगरी करेंगे एग्जामिशन तक जाएंगे, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्कोर करना है तो ए बी सी तीनों पढ़ना है, आरटीपी एमटीपी मॉड्यूल सब पढ़ना है। ठीक है, अगर भूल गए तो फर्स्ट डे को वापस से रिवाइज कराता हूं, सिर्फ नोट्स हेल्पफुल नहीं होंगे, मॉड्यूल नोट्स कंपलसरी है, कोई ऑप्शन नहीं किसी भी सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो क्लास नोट्स एंड मॉड्यूल आर मस्ट। अभी ये तुम्हारे ऊपर है, आरटीपी एमटीपी पास पेपर कब ऐड ऑन करने हैं। एग्जामिशन चाहिए पास पेपर ऐड ऑन करो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्कोर चाहिए आरटीपी एमटीपी भी ऐड ऑन करो। आरटीपी एमटीपी सिर्फ पास के 3 अटेम्प्ट तक ही जाओ, 3 साल तक नहीं, 3 अटेम्प्ट ही बस है। ठीक है, तो उतना ही पीछे जाना चाहिए तुमने। एफएम का भी ले लेगा कुछ। हाँ बोलो। वही करना है, उसमें भी एक आध तो छूटे रहेंगे कभी कभी, उतना ले लो। एफएम 1 and 2 बी, चैप्टर 1 एफएम का चैप्टर 1 बी, चैप्टर 2 बी। ए बी तो लिखने का है। कैसा रे बाबा, हाँ, चैप्टर 3 ए, 4 ए, 5 ए, 6 तो एच है। ओके, चैप्टर 7 सी, 8 एक्चुअली ए में आता है, 9 बी में आता है। एक्चुअली 9 भी सी में डाल सकते, पर ठीक है। चैप्टर 9 बी ऑब्लिक सी तुम्हारे हिसाब से, पर ए में तो नहीं आता श्योर शॉट। सी में कौन सा डाले अपन ने? हाँ 7 सी में डाले बस, ठीक है। और 1 and 2 भी बी ऑब्लिक सी कर दो तुम्हारे हिसाब से। 1 and 2 थ्योरी है तो बी ऑब्लिक सी में डाल सकते।
पेपर पैटर्न मैंने पहले ही बोला है, एमटीपी आने के बाद समझेगा, उसके पहले नहीं समझेगा। मॉक टेस्ट पेपर जैसे ही रिलीज होंगे उसके बाद पेपर पैटर्न समझेगा। फिलहाल ये नहीं पता है। अभी आरटीपी आ चुकी है तो तुम क्वेश्चन एमसीक्यूज कैसे आ रहे सब्जेक्ट को, कॉस्टिंग के वगैरह वो देखना शुरू कर सकते हो कि भाई ओवरऑल क्वेश्चंस केस स्टडी बेस आ रहे हैं तो कैसे फ्रेम होंगे, इंस्टीट्यूट को कैसे चाहिए वो तुमको दिखना शुरू हो गया। ओके, प्रिपरेशन को लेके और कुछ इशू है? क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना, क्या ये वो सब हो गया सिंपल। सभी पेपर 100 मार्क्स के रहेंगे। यस, 35% वाले भी 100 मार्क को रहेंगे। श्श्श, हाँ हाँ, और कुछ फालतू और कुछ डाउट्स? जब टाइम में 10 से 1 बोला तो वो डाउट क्यों आया? हो गया, कोनो प्रॉब्लम? नो? ओके, 2 मिनट का ब्रेक लो।